Welcome back, dear students. Today we are going to take second chapter of your geography book. The name of the chapter is Land, Soil, Natural Vegetation and Wildlife. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आज अब हमें कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। लैंड एक रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी आपकी बुक में लिखी हुई है। स्टोरी दो बच्चों की है, पीटर और मम्बा की। मम्बा जो है वो तंजानिया में रहती है और तंजानिया जो है साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है। आपको पता है न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। तो स्टार्ट हम करेंगे मम्बा से। मम्बा बुक में लिखा हुआ है, मम्बा जो है सुबह सवेरे उठते ही बेचारी और अपनी माँ के साथ पानी लेने जाती हैं और 2 घंटे बाद वो पानी लेके वापस आ जाती है अपनी माँ के साथ। इसका मतलब ये है कि जब किसी को 2 घंटे लगेंगे पानी फेच करने में, इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है वहाँ पे उनको किल्लत है पानी की। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आने के बाद क्या करती है, अपने भाई के साथ भेड़ बकरियाँ चराने ले जाती हैं। इसका बाप जो है इनके इसी गांव में जहाँ पे ये रहते हैं, अपने घर के इर्द गिर्द ही कुछ ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली है, रॉकी ज़मीन है। ठीक है, अभी हमने देखा पानी भी की भी किल्लत है, तो इसमें पानी भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसमें कुछ मेज़ और बीन्स उगाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत के बावजूद भी जो इनका साल का खर्चा है वो इससे नहीं चलता है। इसके बाद हम चलते हैं पीटर के यहाँ। पीटर जो है, पीटर न्यूजीलैंड में रहता है और न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा है। आपको पता है शीप रेयरिंग इंडस्ट्री न्यूजीलैंड में बहुत उरूज पर है। तो इनके घर में जो पीटर है, ये जब सुबह उठता है तो ब्रेकफास्ट करके नहा के स्कूल चला जाता है। वहाँ से जब दोपहर को आता है तो अपने अंकल के साथ शीप रेयरिंग के लिए जाता है। इनके पास वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, क्योंकि इनके पास शीप्स है, शीप से वूल निकलता है, तो इन्होंने घर में ही वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री बना रखी है। इसके अलावा इनके पास जो ज़मीन है ये उसमें सब्जियां भी उगाते हैं विद ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है आप लोगों को पता है, काउ डंग वगैरह से जो हमारा एनिमल डंग होता है उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग मैन्योर्स बनाए जाते हैं, तो उसको लगा के ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो क्योंकि इनके पास इतनी भेड़ बकरियाँ भी हैं, तो उनका जितना भी डंग होता है उसको ये मैन्योर बना के ज़मीन में इस्तेमाल करके उसमें बहुत ज़्यादा इनको ज़मीन जो है फर्टाइल भी है, इससे बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो अलग अलग जगह हैं, एक अफ्रीका दूसरा न्यूजीलैंड। मम्बा अफ्रीका में रहती है, न्यूजीलैंड में पीटर रहता है। दोनों बच्चों की कहानी, दोनों बच्चे हैं लेकिन कहानी डिफरेंट है। दोनों काम भी करते हैं थोड़ा सा, लेकिन पीटर जो है स्कूल जाता है, मम्बा स्कूल नहीं जाती है। मम्बा के यहाँ वो दिन भर मवेशी चराने जाती हैं या भेड़ बकरियाँ चराने जाती हैं, लेकिन पीटर जो है वो हॉबी के लिए जाता है। मोम्बा का फादर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब भी उसको साल भर का खर्चा नहीं निकलता है। और पीटर के घर वाले जो है इन्होंने क्या किया है, इन टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैन्योर्स बनाते हैं, वूल प्रोसेसिंग है, सब्जियों की काश्तकारी करते हैं, तो ये एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं, लग्जरियस लाइफ। और मुंबा जो है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही डाउन ट्रॉडन है, पढ़ती भी नहीं है बेचारी। तो उसका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत लो है और पीटर का बहुत हाई है। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि इंसान जो है इसका लाइफस्टाइल, इसका रहन सहन, इसकी पढ़ाई, इसका सब कुछ डिपेंड करता है इन रिसोर्सेज पे, लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है वो इसका बेहतर इस्तेमाल करता है, उससे उसकी लाइफ भी बेहतर होती है। जैसे हमने देखा पीटर स्कूल भी जाता है और मम्बा स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कंट्री में देखेंगे, जिस कंट्री के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करती है। और जो कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो वो कम ग्रोथ करती है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है
लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हम लेंगे लैंड। लैंड जो है आपको भी पता है, हम सबको पता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में या अर्थ में अगर हम कहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हम रहते भी इसी में हैं, हम मिनरल्स भी इसी से निकालते हैं, खेती बाड़ी भी इसी में करते हैं, सब कुछ। हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट भी इसी में चलता है, रेलवे इसी में चलते हैं, इंडस्ट्रीज बनते हैं वो भी इसी पे बनते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सब कुछ इसी पे बनता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये लैंड जो है हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। हमारी अर्थ जो है 71% पे पानी ही पानी है, तो 29% पे हमारे पास ज़मीन है। यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये 29% जो है हर जगह पे हम नहीं रह सकते। इट इज़ नॉट हैबिटेबल एवरीवेयर। ठीक है, कहीं पे बड़े पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट्स है जहाँ पे पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे लो लाइंग एरियाज़ है जहाँ पे वाटर लॉजिंग होती है। ठीक है, तो इन इलाकों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे आपको भी पता है, चाइना इज़ द मोस्ट populous country in the world followed by India. 17% of the world's population only lives in India. ठीक है, जबकि हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% ही हमारे पास एरिया है, लेकिन उस 2.4% एरिया में 17% पॉपुलेशन रहती है, तो बहुत ज़्यादा दबाव है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, वीराना है। ये सब कुछ क्यों है? दिस इज बिकॉज ड्यू टू द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। यहाँ पे हम लैंड की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात हम बाद में करेंगे। तो लैंड वेरिएशंस है, इसीलिए लैंड वेरिएशंस क्या है, कहीं पे हम रगड टोपोग्राफी देखते हैं, स्टीप स्लोप्स देखते हैं, माउंटेन्स बड़े बड़े देखते हैं, या लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, या डेजर्ट्स जो होते हैं, या थिकली फॉरेस्टेड एरियाज जो होते हैं, यहाँ पे आबादी बहुत कम होती है या कभी कभार नहीं होती है। ठीक है, अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, अगर हम हिमालयाज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बरक्स अगर हम रिवर वैलीज़ देखेंगे, प्लेन एरियाज़ देखेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, फ्लैट लैंड अवेलेबल है, वो भी ये फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड में भी जहाँ जहाँ पे प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो यहाँ तक हमने देखा कि लैंड जो है इस क्यों इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड यूज, इस ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, आप फीडबैक में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।